the question here, this is the question, the resultant of two forces the resultant of two forces has magnitude has magnitude has magnitude 20 Newton. 20 Newton. One of the two forces, one of the forces, या one force जो भी, one of the forces has magnitude 20 root 3 Newton, and it makes an angle, and it makes an angle of 90 degree with the resultant find the magnitude of the other force. Find the magnitude of the other force. Okay. हो गया सबका? तो देखिए बच्चे लोग, जब भी ना आपको ये दिया होना कि किसी भी दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिया हो कि किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो एक के परपेंडिकुलर यानी अल्फा के वैल्यू 90 डिग्री है, तो कोशिश करना कि ना डायग्राम बना के इसको सॉल्व करें, जल्दी हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब ध्यान से देखिए, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो तो आपको देखो इसमें दिया होगा कि जो रिजल्टेंट है ना, देखो ध्यान से, जो एक वेक्टर है, दो फोर्सेस है, इनमें से एक जो है ना वो रिजल्टेंट से एंगल 90 बना रहा है ना, विद रिजल्टेंट ना, यानी आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री थी। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया था, अपन लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ में ऐसे पढ़ा था कि दो वेक्टर्स ऐसे होते हैं और उनका रिजल्टेंट ऐसा होता है, याद है ना? एक तो ऐसा होता है, ऐसा ना, और ये रिजल्टेंट है, ठीक है। पर हमको बताया था हमने कि भैया ऐसा नहीं, पैरेललोग्राम ऐसा हो सकता है ना, नहीं, और रिजल्टेंट ऐसा हो सकता है ना, मतलब परपेंडिकुलर हो सकता है कि ऐसे ऐसे ये आर है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पे बनेगा। बिल्कुल, तो उसका जो डायग्राम आप बनाओगे ना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर, ध्यान देखिए। तो ना एक्चुअली जो आपका डायग्राम है वो शायद ऐसा बन सकता है, चेक करो प्लीज, बोलो बन सकता है कि ये हो गया आपका फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए या फोर्स जिसको आप कह रहे हो, और ये रिजल्टेंट है, और ये सेकंड वेक्टर हो गया, क्या बोलते हो यहाँ पे, ये दिया अल्फा कितना 90 डिग्री, तो आपको आर दिया, अच्छा दिया कि नहीं सकता क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको पता चलेगा। उसने बोला कि जो फर्स्ट वेक्टर है, जो फर्स्ट फोर्स है, वो रिजल्टेंट से 90 डिग्री का एंगल बना, तो बना दिया। अब आपको ए की वैल्यू दी, आपको आर की वैल्यू दी है ना, और बी आपको निकालना है। अगर ये बी है ना तो ये भी बी होगा, ध्यान रखना, ये भी बी होगा, समझे? कई लोग तो बोलते हैं कि ना आप सिर्फ ऐसे बना लो डायग्राम, ट्रायंगल बना लो। आप में से कितने बच्चों को समझ में आता है कि ये वेक्टर ए है?
ठीक है, और ये वेक्टर p है, ये दोनों सेम ऑर्डर में, और वेक्टर r जो है वो अपोजिट ऑर्डर में, और क्वेश्चन में दिया भी कि अल्फा की वैल्यू ना 90 डिग्री है। देखो ध्यान से, थोड़ा उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। यहाँ पे कितने बच्चों को समझ में आता है, मैंने आपको एक बार बताया था, मैंने एक बार आपको चीज बताई थी, वो देखो ध्यान से। कोई भी दो वेक्टर्स अगर ऐसे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो गए, एक ही पॉइंट से, तो हम बोलते हैं कि इनके बीच में एंगल थीटा ही है सच। पर अगर मान लीजिए ऐसा होना कि एक वेक्टर जहां एंड होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होगा ना, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, उनके भी कहेंगे ये नहीं लेना तो ना, उनके भी कहेंगे कंस्ट्रक्शन के बाद। हां, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस डायग्राम चेक करो। वैसे जरूरत है नहीं, जैसे बोलेंगे वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल निकालो तो ये होगा लिखेंगे ना, लेकिन हमको जरूरत है नहीं, मतलब आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये अल्फा है, ठीक है। और सुनो ध्यान से, जो आपको ध्यान रखना, दो एंगल्स है ना, एक थीटा और एक अल्फा, तो आपको हमेशा याद रखना कि थीटा दी एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, याद आ रहा है, थीटा दी एंगल बिटवीन गिवन वेक्टर एंड वेक्टर a एंड वेक्टर b, और अल्फा जो होता है ना, अल्फा वो एंगल बिटवीन द फर्स्ट वेक्टर a और रिजल्टेंट r होता है ना बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे अल्फा दिया था, ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, आपको r दिया 20, आपको a दिया है 20√3 और b नहीं मालूम है, पाइथागोरस यूज करोगे ना यहाँ पे तो आ जाएगा। दो तरीके हैं ध्यान रखना, एक इससे भी आ सकता है, इससे कैसे आएगा, अगर ये a है तो ये भी a होगा ना बेटा, लो होगा नहीं a। अब अगर ये a है और ये आपके पास ये हमको a और b के बीच में कितना निकालना है, जो भी है, तो आपको लगेगा हमको तो थीटा के बारे में पूछे ही नहीं, एंगल नहीं पूछा ना, कहाँ पूछा है ना, एंगल पूछा होता तो ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बना लेना, इसको छोड़ देना, इसकी डायग्राम बना लेना, और इससे आपको स्टार्ट करना है। लिखो, बनाया डायग्राम, बना लो दोनों डायग्राम। तो यहाँ पे इस डायग्राम के साथ हम सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम b² = r² + a², ठीक है। तो b² तो कितना हो गया, r² कितना था, r कितना में, चलो 20√3 दिया, 20 दिए, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, 20, तो ये कर 20² और ये हो गया 20√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे b² ये कट जाएगा 400 और ये हो जाएगा आपका 1200, क्या बोलते हैं, यानी कि b² इक्वल कितना होगा बेटा, b² इक्वल टू हो गया 1600 ना, और देखो b इक्वल टू कितना हो गया 400, यहाँ से हो गया 40 हो गया, 40 ओके सबका, आगे बढ़े बेटे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, लिखिए कॉपी पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, बिठा दे, आगे बढ़े बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी, two forces are such that, question 15, yes, two forces are such that the sum of their magnitudes, यानी जो दो फोर्सेस है ना उनके मैग्नीट्यूड का सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज 18 न्यूटन। क्वेश्चन, ठीक है, देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर, देयर resultant is perpendicular. The resultant is perpendicular
perpendicular to the smaller force, to the smaller force, perpendicular to the smaller force, ठीक है, and the magnitude of the resultant, and the magnitude of the resultant is 12 Newton. Find the magnitude of the force. Find the magnitude of the forces. That means find the magnitude of two forces. ये क्वेश्चन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड का। तो आप अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़िए, तो आपको ये कि मान लो दो फोर्सेस हैं, एक को हम लोग ए मान रहे हैं, एक को बी मान रहे हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का सम यानी a plus b is equal to 18 किया आपको। अब देखिए कि the two forces are such that the sum of their magnitude is 18 यानी जो दो फोर्सेस हैं उन एक का मैग्नीट्यूड a है, दूसरे का मैग्नीट्यूड b है ना, तो उनका सम दिया आपको 18 और एक चीज और दी है, देखो ध्यान से, रिजल्टेंट ना इस पर परपेंडिकुलर स्मॉलर फोर्स यानी कि अल्फा दिया आपको, कितना दिया है 90। दो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड a और b ना, तो आपको गिवन क्या क्या बताऊं, आपको गिवन है a plus b दिया आपको 18, सुनते जाओ। अल्फा कितना दिया है 90। अल्फा और थीटा में क्या डिफरेंस होता है बताइए। गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है थीटा, a और b के बीच का ना, और अल्फा क्या होता है एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर की। दो वेक्टर्स होते हैं a और b, उनका रिजल्टेंट होता है r, तो गिवन वेक्टर्स a और b के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग थीटा बोलते हैं ना, थीटा से डिनोट करते हैं। और अल्फा का होता है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फर्स्ट वेक्टर ना, तो अल्फा इक्वल कितना हो गया 90। ये गिवन है आंसर ना। और क्या दिया होगा आपको, ये भी दिया है कि भैया रिजल्टेंट की वैल्यू भी दी है, r की वैल्यू भी दी है आपको, ये बेटा 12 ना, ये तीन चीज गिवन है। तो देखते हैं कहानी बनाते हैं छोटी छोटी। तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट कर दो गिवन है ना, देखो भैया सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करें। a plus b दिया है तो मैं बताता हूँ, देखो गिवन क्या है, सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करो। सोल्यूशन में अपन ने क्या किया लिखा, अपन ने गिवन a plus b ये दिया आपको 18, आपको ये भी दिया अल्फा दिया है 90 और आपको दिया r की वैल्यू दी आपको 12 n फॉर b इंटरनल। आप डायग्राम बनाओ अल्फा वाला, वैसे डायग्राम की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, 10 अल्फा वाला फॉर्मूला लगा देता है, ठीक है। अब हमने देखो फॉर्मूला लगाया, लिखे सबने यहाँ तक, चलो देखो अपन सॉल्व करते हैं। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, कौन सा याद है, tan अल्फा इक्वल टू होता था b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा, a plus b cos थीटा, b cos, ठीक है भैया। तो आप जानते हो कि ये tan अल्फा जो है ना वो tan 90 है, और tan 90 की वैल्यू हम बोलते हैं इनफिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, जानते हो। कितने बच्चे जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन है बेटा, सुनते जाओ, अगर किसी फ्रैक्शन की वैल्यू 0 है तो उसका मतलब होता है कि उसका न्यूमरेटर 0 है, जानते हो कि नहीं। अगर x upon y इक्वल टू 0 तो x 0 होगा ना, पक्का। और अगर किसी फ्रैक्शन की वैल्यू इनफिनिटी है तो उसका मतलब होता है कि उसका डिनोमिनेटर 0 है। पता नहीं जानते हो कि नहीं, आप जानते हो 0 upon anything is equal to 0 होता है, और anything upon 0 is equal to infinity, जानते हो पक्का। किसी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर 0 तो वो 0 होगा, और किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा तो उसकी वैल्यू इनफिनिटी होगी। तो ये इनफिनिटी है ना, इधर देखो ध्यान से बच्चों, ये इनफिनिटी है, तो इसका मतलब है कि इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा। तो लिखेंगे सो, आप लिखोगे a plus b sin, लिखेंगे a plus b cos थीटा इक्वल टू 0, ऐसा होगा।
समझे? और आप लिख सकते हो और बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा? बी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए। इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, अपन ने देखते क्वेश्चन के उनमें से एक अच्छा, मेरे को तो बहुत पसंद है क्वेश्चन। नाउ व्हाट फॉर्मूला यूज करेंगे? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा की प्रॉब्लम आने वाली थी, थीटा दिया ही नहीं है, पर आप ध्यान से देखो b cos थीटा के प्लेस में अपन माइनस a रख सकते हैं। क्या बोलते हो? थीटा की जरूरत आपकी खत्म हो जाएगी ना। तो हमने क्या किया, जो जो हमको मान में सब पुट कर दिया। r की वैल्यू कितनी दी है? 12 दी है ना, बोलिए। हाँ सर। a की वैल्यू कितनी दी है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये लिख दिया a। b की वैल्यू नहीं मानना ना, 2 ये हो गया a, और b cos थीटा के प्लेस में कितना पुट कर दिया भैया? माइनस a। क्या बोलते हो? अब आप देखो इसको तुमने सॉल्व किया तो ये हो गया 144, ठीक है, और ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। क्या बोलते हो? इसको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख सकते हैं अपन कि नहीं? देखो और 144 इक्वल टू ये हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अरे देखो ना भैया, अरे इसको सॉल्व करो तो माइनस a स्क्वायर आ जाएगा ना? हाँ नहीं आएगा? ओके, आगे देखो 144, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये b प्लस a हो गया इंटू b माइनस a हो गया ना, b प्लस a या a प्लस b एक ही बात है ना। देखो ध्यान से, तो आपको मालूम है पुट b प्लस a इक्वल टू किया हुआ है a प्लस b की वैल्यू दी ना, कितनी दी है? 18 दी है। तो अपन लिख दे 144 इक्वल टू 18 into b minus a। 144 divided by 18 is equal to b minus a। क्या बोलते हो? 9 या 18 कैंसिल करो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम्स। 18 8 जब 1 b minus a is equal to आ गया आपका 8 आ गया, और a plus b तो पहले से मान लेता हूँ 12 है ना, तो आ गया ये आंसर। यहाँ तक लिखिए सबने? चलो आगे इसको बता दो। तो देखो बच्चे को अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ व्हाट, नाउ हमने किया, नाउ a प्लस b इक्वल टू दिया है 18 और b माइनस a इक्वल टू दिया आपका कितना दिया? 8 दिया। दोनों का सम किया तो ये हो गया 2b हो गया ना बेटा, इक्वल टू हो गया 26 हो गया भैया। क्या बोलते हो? वर्किंग। सो b इक्वल टू कितना हो गया बेटा? b इक्वल टू 13। यूनिट के तरफ न्यूटन लिख सकते हैं, वरना 13 आंसर, ठीक है। और a कितना आएगा? 5 आएगा। करके देखो, a प्लस b 18 है तो a इक्वल टू 5। ये है आपके आंसर्स। क्या बोलते हो? गुड। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सम एंड डिफरेंस की ना, ढेरों क्वेश्चंस हैं, और इतने क्वेश्चन है कि हम लोग करते जाए इनका कोई अंत नहीं। तो बेसिक हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े? चलिए देखो बच्चे लोग, हमको क्या डिस्कस करना है आगे। हम लोग ने क्या कर दिया है कि अभी तक हमने जो एडीज ऑफ वेक्टर्स आपको पढ़ाया है ना, उसमें 2 वेक्टर्स का सम हमने सिखा दिया, पर कभी कभी 2 से ज्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं ना। तो उसके लिए हमारे पास पॉलीगॉन लॉ है, वो हम बताते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को जैसे रिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो अपन करते जाएंगे। तो प्लीज हेडिंग डालिए पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ for the addition of polygon law for the addition of वेक्टर 3 or more than 3 वेक्टर्स। 2 नहीं, 2 से 2 के लिए तो ट्रायंगल है। अगर सिर्फ 2 वेक्टर्स हैं तो हमारे पास है ट्रायंगल हो या पैराबोला हो, लेकिन 2 से ज्यादा वेक्टर हो ना, for 3 or more वेक्टर्स इट इज 3।
3 or more vectors, 3 or more vectors, polygon law for the addition of 3 or more vectors, right? हम लोग देखो भी क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो स्टेटमेंट है सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर समझते हो कि नहीं पहले बताइए। अरे हाँ सर इतने शांत शांत क्यों भैया, ये एरो देखो एरो ये सब सेम ऑर्डर में मालूम है। और ये वाला जो है ना इसमें अच्छा देखो ध्यान से, इसको मैं खुद लिखूं, मान लीजिए मैं लिखूं ए बी सी डी ई ऐसा है। तो आप में से कितने बच्चों को समझ में आता है ए बी बी सी सी डी डी ई सेम ऑर्डर है ना, और ए ई अपोजिट ऑर्डर। भूल गए कि नहीं? सब भूल गए ना अपोजिट ऑर्डर सेम ऑर्डर? नहीं सर, ये बताओ उसमें से याद है? कहाँ है याद? सब सेम ऑर्डर है इसमें। और अगर इस एरो को घुमा के ऐसे कर दे तो PQ और QS सेम है ना, और PS अपोजिट ऑर्डर, जानते हो ना? तो स्टेटमेंट यही है भैया, स्टेटमेंट ये है अगर बहुत सारे वेक्टर्स दिए गए 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स हमको दिए हैं, और मतलब 3 और 3 से ज्यादा वेक्टर्स ना किसी भी एक पॉलीगॉन के कॉन्जिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट होते हैं सेम ऑर्डर में, तो उन सबका सम, उनका सबका रिजल्टेंट उस पॉलीगॉन के लास्ट साइड से, कंक्लूडिंग साइड से रिप्रेजेंट होगा अपोजिट ऑर्डर। आई रिपीट, जितने भी वेक्टर्स आपको दिए गए 3 4 5 जितने भी दिए गए ना, अगर बहुत सारे वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो किसी भी एक पॉलीगॉन के कॉन्जिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट होते हैं सेम ऑर्डर में, तो उनका रिजल्टेंट, उन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो पॉलीगॉन के लास्ट साइड से रिप्रेजेंट होगा इन अपोजिट ऑर्डर। स्टेटमेंट लिखो पहले फिर बताओ। स्टेटमेंट बोलूं मैं? स्टेटमेंट ये if a number of vectors, actually 3 or more than 3, if a number of vectors can be represented by if a number of vectors can be represented by the consecutive sides, by the consecutive sides of a triangle, consecutive sides of a polygon, in same order, if a number of vectors can be represented by the consecutive sides of a polygon in same order, then their resultant can be represented by the concluding side of the polygon in opposite order। स्टेटमेंट लिख लो। हो गया? तो देखो भैया अगर मान लीजिए 3 4 5 वेक्टर जितने भी कितने ले लें, तुम बताओ कितने ने? यार बहुत ज्यादा नहीं है, मान लीजिए खूब सारे वेक्टर्स हमारे पास ना, 4 ले लेते हैं। चलो ये एक वेक्टर है ए, देख लो इसमें हमको ये वेक्टर जोड़ना है, बी वेक्टर है, तो इसमें हमको जोड़ना है सी वेक्टर है, ठीक है भाई? इसमें भी हमको जोड़ना है कि डी वेक्टर है, तो डी को ऐसे बना लेते हैं। चलो ये डी वेक्टर, ये डी है, ये सी है, ये डी है, तो ये ई है। पहले समझ लो फिर लिखते रहना। कितने बच्चों को याद है कि आपको बताया गया था कि हम किसी भी एक वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, वो फिर से वेक्टर ही होगा ना?
हाँ शर्त क्या है? ना तो लेंथ चेंज हो और ना ही डार्क। हाँ ये इतनी बड़ी लाइन है ना, बिल्कुल एज इट इज उठा के दूसरी जगह रख दो, ना तो उसकी लेंथ चेंज हो ना ऊपर से वेक्टर ए होगा ना। अरे होगा कि नहीं? तो जैसे हमने वेक्टर ए उठाया तो वेक्टर ए हो गया भैया, अंदाज से लाइन बनाओ तो वेक्टर ए हो गया। ठीक है, अब इस वेक्टर के बाद क्या किया भैया, इसके ऊपर वेक्टर बी, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख दिया, तो ये वेक्टर बी हो गया। ये हो गया आपका वेक्टर, लग रहा है आपको किसी डायरेक्शन बनाई करें? हाँ चलो तो ये वेक्टर बी हो गया भैया, लेंथ भी ठीक है ना, हाँ अंदाज से बना रहे। फिर वेक्टर सी, तो इसको अपन ऐसे दिए वेक्टर सी एक भी निकला, हाँ और उसके बाद वेक्टर डी, तो वेक्टर डी ये हो गया, ये आपका वेक्टर डी हो गया। नहीं तो एक साइड बच गई। ठीक है, तो ये बना दे, आपके पास दूसरे कलर का पेन है तो बना दे, वरना ये भी आर चलेगा, वेक्टर आर। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू एस टी यू, क्या बोलते हैं? समझे? आर क्यों लिखा? क्योंकि आर तो रिजल्ट, और हम लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ऐसा होगा, बनाओ तो बताते हैं। हो गया सर। कैसे बच्चों का देखिए, कभी कभी अगर किसी को ये लगता है कि ये कैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया है, क्या हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तो किया जा सकता है। जो आपकी पहले की नॉलेज है उसके बेसिस पे, ट्रायंगल जानते हैं ना, एडिशन वेक्टर का ट्रायंगल जानता हूँ, अगर आप उसको यूज कर दो तो भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आप सिर्फ देख लो, अगर आपको लिखना तो लिख लीजिएगा। मान लीजिए कि हमको नहीं मालूम कि कैसे आया है ना, तो हम लोग देखिए ध्यान से कि प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये वेक्टर आप कैसे आया है, देखिए ध्यान से। तो अगर आपको प्रूफ करना तो प्लीज भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से। अब लोग जैसे ट्रायंगल जानते हो कि नहीं, ट्रायंगल मॉडल में अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी भी ट्रायंगल के दो कॉन्सेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट होते हैं सेम ऑर्डर में, तो उनका सम रिजल्टेंट जो है ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा अपोजिट ऑर्डर में। तो आप देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको सॉल्व करना, देखिए ध्यान से। तो हमने सबसे पहले ना इसको ऐसे देखिए ध्यान से, ये आपको देखो। ठीक है, आप में से कितने बच्चों को समझ में आता है कि वेक्टर पी क्यू और वेक्टर क्यू सेम ऑर्डर में ना, ये वाला अपोजिट ऑर्डर मेरा एरो, चाहो तो इसका एरो यहाँ लिख देते चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो, हालांकि यहाँ लिखना चाहिए, तो एरो यहाँ बनाना चाहिए। लग रहा है आपको तो सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर समझते हो कि नहीं? चलो बताओ पक्का। क्या आपको समझ में आता है कि पी क्यू और क्यू सेम ऑर्डर में और टी एस अपोजिट ऑर्डर में ना? तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ये जो वेक्टर पी क्यू एस होगा ना, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, नहीं होगा? ऐसा होगा, जिसको वेक्टर आर भी कहते हो ना, वेक्टर आर बोल देते क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट है, समझ गए? अगर कोई दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल के दो कॉन्जुगेटिव साइड से रिप्रेजेंट होता है सेम ऑर्डर में, तो उनका सम, उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता है। तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको भी सॉल्व करते हैं। ऐसे मान लीजिए, देख लीजिए ये अपन बना, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल पी एस टी, ट्रायंगल पी एस टी देखिए क्या आपको समझ में आता है? इस साइड पी एस या वेक्टर पी एस और एस टी सेम ऑर्डर में और पी टी अपोजिट ऑर्डर में, तो अगर ये ए बी है और ये सी है तो इनका सम इस तरह करेंगे, तो ये साइड में आपकी
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी वेक्टर पीटी में ना पीटी वेक्टर पीटी हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट ट्रायंगल आप देखो पीटीयू, देखो आप पीटीयू तो आपको समझ में आता है पीटीयू में कि पीटी एंड टीयू सेम ऑर्डर में, जबकि पीयू जो है वो अपोजिट ऑर्डर में। तो अगर हम लोग बोले इन ट्राइंगल पीटीयू लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ पाओ। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ आप लिखोगे वेक्टर पीयू जो कि अपोजिट ऑर्डर में इक्वल टू वेक्टर पीटी प्लस वेक्टर टीयू, ऐसा होगा। यानी हम लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पीटी कितना है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी है, बोलो है कि नहीं? और वेक्टर टीयू कितना है? वेक्टर टी। तो ये साबित हो गया कि वेक्टर आर समझ गए? आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है ऐसे लिखने की, बस आपने समझ लिया है ना? ठीक है, कभी कोई आपको हो गया पॉलिंग होगा तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा जाएगा तुमको ना, और जैसे कि समझाएगा तो समझ लेना उसको। ठीक, चलिए अब हम लोग करते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लीजिए। जब हमने इतना सारा पढ़ लिया ना तो आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के जो नॉलेज है ना, ये ना बच्चे लोग नॉलेज ऑफ वेक्टर ना ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों? देखो तुम्हारी पढ़ाई दो तरीके से होती है। एक तो तुम एग्जाम के टाइम पढ़ते हो, परसों एग्जाम पढ़ लो जो कुछ भी पढ़ना आपको ना, और एक चीज ऐसी होती है कि आप पढ़ोगे तो आपको बहुत समय तक काम आएगी ना, समझेगी नहीं? एक बार पेड़ उगा दो, अब पेड़ उगाओ एक बार तो ऐसा थोड़ी कि आज उगाओगे कल आम मिल जाएगा ना। अरे दादाजी पेड़ लगाए होंगे ना, किसी घर में बहुत बड़ा पेड़ रहता है तो बोलते हैं हमारे दादाजी ने लगाया है, फल रोज खाते हैं, हर साल खाते हैं ना, ये हर साल आम उगाते हैं उसमें। वैसे ही होता है ये वेक्टर जो है ना, वो अगर आपने पढ़ा अच्छी से तो आपको बहुत सारी चीजें ना, मतलब आप बहुत सुपीरियर हो जाओगे सबसे। पर क्या होता है कि क्योंकि डायरेक्ट इसके यूजेस नहीं है ना, इसके बच्चे थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, मतलब हो जाती है। अब जरूरत ही नहीं पड़ रही है किसी चीज की, अगर हमको जरूरत नहीं पड़े तो हम नहीं पढ़ते, ठीक है, छोटा मोटा पढ़ लेते हैं। पर अगर आप उसको अच्छी से भिड़ोगे, इससे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, तुम स्पाइडरमैन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? स्पाइडरमैन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, छोटे छोटे प्रॉपर्टी बताएं। नंबर 1 लिखना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज सम ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। सुना है कम्यूटेटिव? 2 + 3 = 2, 3 + 2, हाँ इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। ये तो आपको मालूम है ऐसा ना, वेक्टर्स में भी ऐसा होता है। एडिशन वेक्टर मतलब दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। वेक्टर इक्वल, ठीक है। अब आपको देखो इसको अगर प्रूफ करना हो, ठीक है, तो हम साबित कर सकते हैं। आपको एक डायग्राम बनाना तो बना सकते हो। देखो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। इस पैरेललोग्राम में ना ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। तो कितने बच्चे जानते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा ना, और ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना, सॉरी इक्वल एंड पैरेलल है ना। तो ये हो गया ऐसे, तो ये हो जाएगा आर, क्या बोलते हैं ऐसे, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया एस, तो ये हो गया टी। बनेगा बच्चे लोग? गुड, वेरी गुड। ट्राइंगल तो नहीं भूलोगे ना, बस
तो अपन बिल्कुल शॉर्ट में करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये तो आप लिख ही चुके हो ना ऊपर का, ये लिख चुके ना? हाँ। तो देखो ये अपन अगर आप लिख चुके हो तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQS, ऐसे लिख लो, जहां पर कुछ नहीं करना। इन ट्रायंगल PQS मिला आपको ट्रायंगल PQS? हाँ सर। आप लिखोगे ट्रायंगल होना अपन वेक्टर PS इक्वल टू वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QS। आता समझ में कि नहीं? इसे कहते हैं हम ट्रायंगल लॉ। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आता है वेक्टर PQ और वेक्टर QS सेम ऑर्डर में है? हाँ। गुड। और वेक्टर आर अपोजिट ऑर्डर। वैसे एक और ट्रायंगल हमारे पास, देखो इन ट्रायंगल PTS चेक करो, PTS ठीक है भैया। आप लिख दिया वेक्टर PS इज इक्वल टू वेक्टर PT प्लस वेक्टर PS। क्या बोल सही है? ये वेक्टर समझ गया भैया? इसको आप थोड़ा सा सॉल्व इधर सॉल्व इधर देखिए सब ये ऐसा है। तो वेक्टर PS मतलब वेक्टर R, वेक्टर PQ मतलब वेक्टर A और वेक्टर QS मतलब वेक्टर P, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 की थी। फिर क्या हमने इन ट्रायंगल PTS आप लिखते वेक्टर PS इज इक्वल टू वेक्टर PT प्लस वेक्टर PS, समझे? और वेक्टर PS मतलब वेक्टर R, वेक्टर PT मतलब वेक्टर B और वेक्टर PS मतलब वेक्टर A, जो है इक्वेशन नंबर 2। अगर कोई प्रूफ करने के लिए बोले तो गुड। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा बेटा? हम लिखेंगे यस राइट हैंड साइड को देखो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A व्हिच इज कॉमन रिटर्न। डेरिवेशन आते हैं? नहीं, आप बस देख लो, बस आप रिजल्ट से आते हो। कोई बोले वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A होता है, मालूम है? तो बोला हाँ मालूम है। समझ गए बच्चों? मेरे ख्याल से तो पूछने का नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि हाँ यार हमने देखा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी बता दो, कई लोगों के मन में एक थोड़ी जिज्ञासा रहती है कि अरे कैसे आ गया, ऐसा कैसे कुछ भी पूछ रहा हूँ, बताओ जरा कैसे आया, तो लोग बता दिए, समझे? फिर प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है, लिखो राइट, प्रॉपर्टी नंबर 2, एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटेड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स is associative वेक्टर्स इज एसोसिएटेड। तो कोई दैट इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है भैया, प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C। सुना है प्रॉपर्टी ये सब? कहीं ना कहीं सुना होगा जब तक वो आप स्केलर में सुना होगा, वेक्टर का कि 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल 2 प्लस 3 प्लस 5। सुना है? बिना पेन चलाए आंसर देना है। 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट? पक्का? कि 3 2 ना? 2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 ना? हाँ। ऐसा ऐसे ही होगा ना? तो पहले अपन डिवीजन को सॉल्व करते हैं ना, तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो चुका है सभी का। अरे तुम लोग ने ऐसे सॉल्व किया है, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे किया था। वही पूछा था ऐसा है कि अरे कोई एक फॉर्मूला था तुम्हारे पास, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन फिर सम फिर डिफरेंस, रूल है ना कोई? हां मॉड मास
भूल गए? अरे तो यहाँ लगाना था ना। हाँ तो ऐसे बोलते थे सब लोग, ऐसे करते हैं तो बोलते हैं रॉन्ग। 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा ये बताओ 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ना 2.5 भी होता है, मालूम है तुमको? क्या? हाँ इक्वल टू 2.5 भी होता है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि 2 और 2 5 होते हैं, मालूम है तुमको कि नहीं? हाँ सुना है कभी? चलो, अरे मूवी का नाम है 2 और 2 5, सुना है आप कभी? नहीं सुना? सर लोग पुराना मूवी है ना। ओके आज घर जाना, बोला हमारे सब बोले थे 2 और 2 5 होता है, ठीक है ठीक। किसी बड़े आदमी से पूछना, बड़े मतलब जो हमारे एज के हो, समझ गए? क्या बोलोगे? मतलब 2 और 2 5 होता है क्या? तो वो बताएंगे हाँ होता है, ठीक है। हाँ तो ये अपन पूछ सकते, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख लेना बेटा, लेकिन यदि आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है तो कर सकते हैं। मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं, अपन सीधे ना गिवन नहीं वेक्टर लिखते, ऐसे लिख देते 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। देखते रहिए, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है बेटा? और इनको ज्वाइन करके अपन ने क्या कर दिया, एक पॉलीगॉन बना लिया ऐसे। ये हो गया वेक्टर आर। अच्छा बताओ ये मैंने लॉ जो बनाया वो सही है कि नहीं? बताओ ये सही है? नहीं। क्यों? एक और साइड आनी चाहिए। क्यों? अरे ऐसे कोई थोड़ी जरूर 4 साइड से 3 ही वेक्टर है तो क्या करोगे? अच्छा इधर देखो, इधर देखिए सब बच्चों देखिए इस डायग्राम को ठीक से देखो। क्या आपको समझ रहा है कि पहले 3 साइड सेम ऑर्डर में और आखिरी वाला अपोजिट ऑर्डर में दिख रहा है? कैसी बोल रहा हूँ? ये क्यू, ये एस और ये टी, ठीक है भाई? ऐसा है, ठीक। तो हम लोग बोलते हैं वेक्टर आर। सुनते हैं भैया? पहले बताओ क्या आपको समझ में आता है कि पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा? हां। पिछली बार आपने 4 वेक्टर्स लिए थे, अरे बात 3 ही है, ठीक है? तो अब देखिए कि हम लोग इसको प्रूव करते हैं, ये इसको प्रूव करते हैं, ठीक है? ये लिख लिया तक आप लोगों ने? ऊपर का स्टेटमेंट लिख लिया? चलो इधर देखो ध्यान से, अब आप देखिए ध्यान से, अपन इसको प्रूव करके दिखाते हैं, चेक करो। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन और कर लेते हैं, ये इसको ज्वाइन कर लो और एक इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? ये अलग से कंस्ट्रक्शन देखते नहीं, ट्रायंगल ऑफ भूले तो नहीं आप लोग? नहीं लगा सकते हैं ट्रायंगल अगर आपको लगाने को दिए जाए तो ये अपने ऐसे होगा, ठीक है सर? एक ही लगा के 2 भी चलेगा ना? ऐसा नहीं, आप देखिए ना, अब आप देखो ध्यान से, अपने ये 2 अलग से कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और लास्ट है वेक्टर आर, क्लियर है? अब आप देखिए पी क्यू एस ट्रायंगल मिला आपको, ट्रायंगल पी क्यू एस, क्या बता सकते हैं वेक्टर पी एस की वैल्यू कितनी होगी ट्रायंगल लॉ के हिसाब से? a प्लस बी होगी, बोलो होगी कि नहीं बेटा? हाँ ये वेक्टर a प्लस बी बना ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बनेगा बच्चों? क्या है ट्रायंगल लॉ? अगर कोई 2 वेक्टर्स किसी ट्रायंगल के 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट होते हैं तो उनका सम, उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। ये ऑपोजिट ऑर्डर देख रहे हैं कि नहीं? बताइए। हां सर। और ये देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, QST देखो, QST मिला, QST देखो, इस एरो को देखो, इस एरो को देखो और ये एक एरो पर ये बना दिख रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, हाँ ये अपोजिट ऑर्डर होगा। तो अब देखिए ध्यान से, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C, ये कितना हो जाएगा? B प्लस C हो जाएगा, ये वेक्टर B प्लस C, समझे? देखते जाओ ध्यान से ना, ठीक है? और आगे देखो उसके बाद, अब हम लोग ना जैसे हम ऐसे 2 ट्रायंगल लें, हमको ऐसे 2 डिफरेंट ट्रायंगल लेना है जिसमें वेक्टर R जरूर आना चाहिए, तो वो ऐसे 2 ट्रायंगल बताओ जिसमें वेक्टर R आता है। T P Q P S B, एक है P Q T, एक ट्रायंगल है P Q T, इसमें वेक्टर R आएगी नहीं, और एक ट्रायंगल है P S T, है ना? और ट्रायंगल भूलोगे तो नहीं, सेम ऑर्डर अपोजिट समझते ना? तो देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल PQT देखो ध्यान से,
आप लिखोगे वेक्टर PT इक्वल टू वेक्टर PQ प्लस वेक्टर, ठीक है। और आप देखो उसके बाद लिखोगे वेक्टर PT मतलब वेक्टर R, वेक्टर PQ कितना है, ये है वेक्टर A, और वेक्टर QT कितना है, ये वेक्टर B प्लस C, क्योंकि एक साथ है तो अपने इसको ब्रैकेट लगा दिया। ये इक्वेशन 1 हो गया, हो गया कि। और आगे देखो उसके बाद चलो अपने किया इन ट्राइंगल PST चेक करो बेटा, देखा ये आप लोगों के ट्राइंगल लो PT इक्वल टू PS प्लस ST। ट्राइंगल और जरूर बनना चाहिए आपसे, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर की समझ आपको अच्छी से होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। तो आपके क्या वेक्टर R, वेक्टर PS कितना है, वेक्टर A प्लस B, A प्लस B एक साथ तो ब्रैकेट लगा दिए प्लस वेक्टर C कितना हो गया इक्वेशन, क्या बोलते हो इक्वेशन 1 और 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो हमने लिखा ये कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड क्या लिखोगे आप लिखोगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है भैया, प्लस 2। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वरना चल बस रहने दे। सर डायगोनल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को वो लेके फिर उससे उस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, ये जो डायगोनल जहां पर मीट हो रहा है क्रॉस बना रहा है उधर वो लेके वो फिर लंबी कहानी है, इसकी बात कर रहा हूं। हां नहीं वो उसको बोलिए पूरा मिला के, ठीक है आगे बढ़े। हाँ चलो ये दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी छोटी सी प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो आसान है तो अपन ऐसे समझो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड लॉ आप लिख सकते हो जैसे पिछली बार जो लिखा ना एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो या ओबे distributive law, स्केलर के साथ। तो ये बड़ा आसान है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लैम्डा जब कोई नंबर है n इज ए नंबर 4 5 6 समथिंग, ठीक है, ऐसा दो वेक्टर्स का सम है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो na प्लस nb, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया, बहुत हो गई प्रॉपर्टीज, आगे बढ़े। तो एन पे आप लिख सकते हैं, आप ये लिख देना वेयर n is a स्केलर, क्या बेटा स्केलर इज ए स्केलर नंबर और स्केलर n इज ए स्केलर, करेक्ट है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। तो अब आप देखिए हम लोग ने जो पॉलीगॉन लॉ पढ़ा, एडिशन वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स और भी दिए जाते हैं, उनमें से एक एग्जांपल जो है किसी बुक पे दिया जाता है, हालांकि हम लोग ना अभी रेन एंड मैन भी पढ़ेंगे, वो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स में आ जाएगा, और मैन एंड रिवर के भी कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, जब एक पर्सन स्विम करता है ना तो वो कैसे उसको घूमता, चाहे तो पढ़ सकते हैं मैन एंड रिवर। चलो आप लिखो एक जब लिख मैन एंड रिवर, मैन एंड रिवर एंड एक मिनट, अब ये अपन पढ़ लेते हैं, डिफरेंस ऑफ वेक्टर भी समझ लें। और ना कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जिनमें ना वेक्टर से ज्यादा जो समझ है वो आपकी ज्योमेट्री की होती है, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, और तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाद में कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। पहले हम लोग करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, फिर उसके बाद सब चीजें हम लोग समझाएंगे। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स,
डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसको ना बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझे? तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? नेगेटिव वेक्टर जानते हो ना? अरे भैया दो वेक्टर्स ना अगर ऐसे हो एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस है, समझे कि नहीं? अगर कोई वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर बी है तो इसी के पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए बच्चे, समझे? डायरेक्शन उसकी उल्टी कर दो, ये क्या होगा? माइनस बी होगा, बनेगा? चलो तो देखो डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स जो है ना वो हम बताते हैं। तो पहली बात तो एक चीज छोटी सी समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। देखो किसी भी दो वेक्टर का सम आप ऐसे करते हो ना, ऐसे लिखते हैं दो वेक्टर को सम, ठीक है? जब आपको किसी दो वेक्टर का डिफरेंस लेना हो तो डिफरेंस ऐसे होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्या बोलते हो? सम है, डिफरेंस है। इसको जो डिफरेंस है ना, इसको कुछ लोग ऐसे भी सकते हैं, वो लोग बोलते हैं हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आंसर हाँ लिख सकते हैं, सही है? तो ध्यान सुनना आपको। तो जैसे कोई दो वेक्टर्स हैं ए और बी का डिफरेंस है ना, उसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि किसी भी दो वेक्टर का डिफरेंस है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डिफरेंस, ये वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का सम है, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो ए माइनस बी है ना, ये दो वेक्टर्स हमारे पास, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर माइनस बी है, बी नहीं है माइनस बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का जो सम है ना वो वेक्टर ए माइनस बी की इक्वल है। अगर दोनों वेक्टर पॉजिटिव है तो ए प्लस बी हो गया, पर एक वेक्टर में नेगेटिव साइन पहले से है तो बोले वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का सम कितना होगा? ए माइनस बी होगा, ठीक है? चलो आपको बनेगा, ठीक है? मैं बता देखो ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है, सुनते जाइएगा, हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है ना, तो दो वेक्टर्स है तो भैया हमने इनको क्या किया? इनको जॉइन किया, ये वेक्टर ए है और मान लीजिए वेक्टर बी है, सुनते जाना ध्यान से, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स, ये वेक्टर ए है, ठीक है? और दूसरा वेक्टर ये वेक्टर बी है, ठीक है बेटा? ये वेक्टर देखते जाओ, थोड़ा छोटा होगा ये ऐसा, तो हमने इनको ज्वाइन करना स्टार्ट किया और देखते हैं आपको समझ में आता है कि तो ये वेक्टर ए बनाया अपन ने, जगह कम कर, ये वेक्टर ए बनाया हमने, दिख रहा है इक्वल, ये वेक्टर ए बना, ठीक है? और उसके ऊपर हमने इसको बना दिया वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, ठीक है? हमारा समझ में क्यों? ये हो गया। तो अब आप बताओ कि इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होता है? ये वेक्टर ए प्लस बी बताएगा, आर बताएगा, ये वेक्टर ए, ट्रायंगल समझते हो कि नहीं? पक्का। तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को शो करेगा, करेक्ट? अब हमने क्या किया? एक कंस्ट्रक्शन किया, हमने क्या किया कि वेक्टर बी जो है ना, वेक्टर बी बिल्कुल इसके बराबर एक लेंथ और यहां से ड्रॉ कर दी, पर उसकी डायरेक्शन को हमने अपोजिट रखा, तो ये माइनस बी को शो करेगा, ठीक से बताओ बोलो करेगा कि नहीं? नेगेटिव वेक्टर हमने पढ़ा दिया, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं भैया ऐसे एग्जैक्टली इक्वल इन लेंथ, मतलब एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर ये बी है, वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर माइनस बी होगा। तो इन दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर है ना, इन दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर है ना, बट डायरेक्शन अपोजिट है ना बेटा। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये क्या होगा? माइनस बी बनेगा, बनेगा। और हमने फिर क्या इसको जोड़ किया ऐसे, ऐसे, ठीक है? ट्रायंगल ऑफ समझते हो कि नहीं? हाँ देखो ध्यान से, ये सेम ऑर्डर में ना ये दोनों, इसको नाम दे दिया हमने P, इसको नाम दे दिया हमने Q, और इसको नाम दे दिया हमने S, और इसको नाम दे दिया हमने T, ठीक है? ध्यान से ना, तो आप देखो ट्रायंगल PQT में ट्रायंगल होगा तो हम कहेंगे ट्रायंगल PQT, आपको देखो तो हम लोग ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT मिला आपको, हम कहेंगे ट्रायंगल के हिसाब से वेक्टर PS इक्वल टू वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QT बनेगा बेटा? नहीं सर, क्यों? PT इक्वल्स टू PQ PQT में PT कहां से आता है? सर PT अच्छा PQS
पी क्यू, अच्छा पी क्यू एस, पी क्यू टी, सॉरी चलो अच्छा इसको देखो, सॉरी ट्राइंगल पी क्यू एस देखो, तो अपन लिख दिया वेक्टर पी एस, चेक करो इक्वल टू वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू, सही है? सर QS अब ठीक है, ये कोई ट्राइंगल सही है, बनता है ट्राइंगल हो, तो आप लिख सकते हो ये वेक्टर पी एस जो है कितना हो जाएगा, वेक्टर ए तो वेक्टर बी हो जाएगा, करेक्ट है? देखिए समझे, अब मैं बोले नहीं ये वाला ट्राइंगल मत दो, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू टी ले जाओ, ट्राइंगल पी क्यू मिला, तो आपको लगता है कि ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो आप लिख दिया वेक्टर पी टी, वेक्टर पी टी लिख दिया वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू, क्या बोलते हो? ठीक है, तो इसको मान लीजिए हमने कुछ भी कह दिया, मान लीजिए आर डैश कह दिया अपन, तो ये वेक्टर ए है ना बेटा, और ये क्या है माइनस बी, यानी कि ऐसा, ठीक है, और इसको अपन लिख दिया यहाँ पर लिख दिया कि ए माइनस बी, क्या होगा ये ए माइनस, कैसे लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं ए माइनस ऐसे, समझे? समझ में आ रहा है? चलो अच्छा बनाओ, यहाँ पे थोड़ी वो ए और बी जो ना थोड़ा ऊपर लिखना और लिखना गिवन वेक्टर्स, ऐसे बनाओ टाइप। सबसे पहले ये सिर्फ दो डिफरेंस ऑफ वेक्टर लिखा आपने, मेरा मतलब है ये अगर मेरे पास जगह होती तो मैं इसको यहाँ बनाता, समझ गए ना? हाँ, बोर्ड छोटा ना, अगर तुमने वेक्टर अच्छी से पढ़ा ना तुम क्या बनोगे? स्पाइडरमैन बनोगे, स्पाइडरमैन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ी बने, जब कूदने का टाइम का तब बताएंगे, अभी थोड़ी कूदना। हाँ पहले हम तुमको जब परमिशन देंगे तब कूदना, समझे? अरे नीचे गद्दे बिछाएंगे ना पहले लेकिन जो उसको जब तुम इंस्टा में लोड करोगे ना उसमें गद्दे थोड़ी दिखाएंगे अपन ना, ग्रीन कलर के करते हैं, बुद्धू बनाते ना। आजकल तो सब चीज सब सीक्रेट्स रिवील हो गए ना, कि वो अपने कैमरे के ऊपर वो ऐसे पता नहीं क्या क्या लकड़ी कर लेते, देखा तुमने? ट्रेन कैसे करा, अरे बहुत मतलब ऐसे दिखाए सब। यस Yes. तो कुछ लोग इसको आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये इसको आर बोलते हैं ना। अब इसको आर का, इसको तो आर नहीं बोल सकते ना बेटा, इसको अपन आर डैश बोलते हैं, आर डैश, समझे? अगर मेरे को लिखते बनता तो मैं ऐसे लिखता, समझ गए ना? आप मतलब बुक्स में ना ऐसे दिए रहते हैं, लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, थोड़ी दिक्कत तो आर डैश ए माइनस बी ऐसे लिखा, ठीक है? लेकिन आर डैश है, समझे बच्चे लोग? गुड। तो अपन ऐसे थोड़ा सा लिखते रहे, ये लिख लेना, तब तो लिखना है इन ट्रायंगल पी क्यू टी, इन ट्रायंगल पी क्यू टी, तो अपन ने कहा वेक्टर पी टी वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू, ठीक है? इसे कहते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ कहते हैं, ठीक है? और फिर लिखते हैं वेक्टर आर डैश इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, ठीक है? और वेक्टर आर डैश इक्वल टू होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक? तो आज जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से जाके देखना, ठीक है? वैसे सभी जो भी पढ़ा रहे हैं। अब आप देखो और चीज बताओ, तो इससे ना थोड़ी थोड़ी आपको माइट भी थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ बनाए तो पैरेललोग्राम के हिसाब से जोड़े ना तो और बहुत क्लैरिटी ना बढ़ जाती है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं, इसलिए जोड़ना कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स
देखते जाइए ना बच्चे लोग, इधर देखिए सब। ये ना हमारे पास एक्चुअली ऐसा है, मतलब ये एक्चुअली ये पहले नहीं है, तो मैं वो अपने बाद से बताया, मतलब वो ये कहना चाहता, ठीक है। और ठीक है, चलो इधर देखो। तो आप लोग बताना, पहले तो ये वाला डायग्राम देखो, तो ये वाला डायग्राम सोर्स, दो वेक्टर्स जो है ना उनको लोग पैरेलल से जोड़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये देखो, ये हमने एक ये बनाई थी, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, ठीक। ये वेक्टर ए है, क्या बेटा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हमने इसको बनाया पैरेलल। देखते रहना आप लोग, बताने की सर आप समझ में आ रहा है कि डायग्राम बताइएगा, ठीक है। ये ऐसे, ठीक, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। पैरेलल काम हो गया नहीं, तो अपन इसको ज्वाइन किया ऐसे, तो ये वेक्टर आर हो गया ना, और आप जानते हो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा ना, पक्का। और ये है थीटा, बोलो हाँ। थीटा क्या होता है, गिवन वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल होता है ना, और ये क्या है, ये है अल्फा, आता समझ में, पक्का। तो ये तो अपन ने, ये तो हम जानते पहले से। अब हमने क्या किया, देखो हमने यार थोड़ी सी होशियारी दिखाई, दिखाना चाहिए ना थोड़ी थोड़ी। हाँ, ये वेक्टर बी है ना, एक ऐसे बता दिया क्या कि हमने बिल्कुल उसके पैरेलल एक लाइन की थी भाई, एग्जैक्टली इक्वल इन लेंथ ना, अपोजिट इन आर्डर। तो ये कितना हो गया बेटा, जो कि आपका वेक्टर माइनस बी, क्या बोलते हो, लेंथ देखो बराबर है, लगभग बराबर है अप्रॉक्स। तो अपन ने क्या किया, इनको ज्वाइन करके जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में इसको खींचना होगा। तो अपन ने क्या किया, अभी इसको ज्वाइन करके एक और ये बनाना है, ठीक है। और फिर जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ना, इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, देख सीधी लाइन खींचा ये ऐसा, तो ये होगा आर डैश, जानते हो, हाँ ये आर डैश होगा, आर डैश ये होगा आर डैश, जो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल होगा भैया। अगर आप ट्रायंगल से चेक करो ना, तो आप कर सकते हो, देखना जैसे ये बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा ना, और ये माइनस बी है तो ये भी माइनस बी है, ठीक है। वो ए है तो नीचे वाला ये भी ए होगा, नहीं नीचे वाला लास्ट, ये एरो ऐसे बनाना तो ये भी ए होगा, एरो सेम बना, देखो इसकी अगर एरो अलग हुआ तो माइनस, माइनस क्या है, ठीक। अपन ने ए को तो इसमें वैसे ही रखा है ना, दोनों ब्रिक्स, ठीक है। इसको ना घर में 2-3 बार बना के देखना, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, तो भैया अब आप ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान देखना, पूरी फोकस के साथ देखना। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अगर एक सेंटेंस बोलूं, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस बी होगा, थीटा होगा ना। अरे ये तो टोटल देखो, ये 180 के नीचे बताओ, है ना, ये 180 है कि नहीं भैया। तो अगर ये थीटा है मेरे बच्चों, तो ये बताओ बाकी का कितना होगा, ये कितना होगा, 180 थीटा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये एंगल है 180 माइनस थीटा। आप लोग जब डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, ठीक है, समझे कि नहीं। ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया भैया, ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गया, समझे। और इसको देखो, इसको ये अल्फा क्या है, अल्फा की एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, जिससे रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन पता चलती है ना। और ध्यान रखना, अगर आपको आर डैश की डायरेक्शन निकालनी ना, तो ये एंगल कौन होती है, जो कि है बीटा। अगर अल्फा पता चल जाएगा तो दो वेक्टर का सम यानी कि उनका रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन पता चल सकती है। और अगर बीटा पता चल जाए तो दो वेक्टर के डिफरेंस यानी कि आर डैश की डायरेक्शन पता चल जाएगी। थोड़ा सा हैवी हो गया ना आज, लेकिन कभी कभी चलता है, हमको मालूम थोड़ा हैवी है, बनाओ उसको, चलता है कभी कभी यार।
नहीं बनेगा तो हम बताएंगे फिर से दोबारा दोबारा, समझ गए? सर वो माइनस भी होगा। इनको नाम भी दे सकते हैं अपन, P Q S T और क्या बच्चा बताओ U V, क्या फर्क पड़ता है? V कोई भी नाम हो। थोड़ा सा लिटिल बिट हल्का हल्का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बात आपको सीखनी है। इसलिए कभी कभी हम डिफिकल्ट चीज पढ़ते हैं ना, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हम ऐसी जनरल बात करते हैं तो डिफिकल्ट सबके लिए डिफिकल्ट होता है भाई, उसके लिए सबको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती ना, आसान ये जल्दी कर देते हैं। चलो इधर देखो, पहली बात आपको ये सीखना है। स्टार्ट करें? तो हम लोग देखो, जो हमारे पास दो वेक्टर्स का डिफरेंस है, मेनली उसके हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हम लोग को चीज निकालनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जानते हो ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, जानते हो ना? तो ये भूलना मत कि मॉड ऑफ वेक्टर माइनस ए बी माइनस बी बी अगर हम निकालें, ठीक है, तो वो जो है ना बी मैग्नीट्यूड कितना बी होगा ना, इधर देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 5 ही होगा, ठीक है? वेक्टर बी और वेक्टर माइनस बी में क्या डिफरेंस है मैं बताऊं? दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं? इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना बेटा। ये ऐसा है तो ये ऐसा है, समझे ना? वैल्यू सेम है दोनों की, मैग्नीट्यूड सेम है, मॉडुलस इक्वल है ना, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है? चलिए तो आप देखिए ध्यान से कि हम लोग कैसे निकालते हैं। हेडिंग स्टार्ट करना, आपने पहले तो ये लिख लिया कि जो वेक्टर r डैश है इसी के नीचे लिख लो, तो आप लिख दिया वेक्टर r डैश लिख चुके ना पर ऐसा, वेक्टर r डैश इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये पहले लिख। उसके बाद हेडिंग डालना, इसी डायग्राम के नीचे लिखना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ difference r dash, magnitude difference r dash, magnitude and direction of difference r, ठीक है? चलो हो गया। चलो अब आप लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, जगह है नहीं तो एक काम को सेव कर देता हूँ। हाँ देखो भैया, इसकी जरूरत पड़ेगी ना, देख करता हूँ। तो आप देखिए ध्यान से, आप लोग दिख रहा है ना डायग्राम, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा डायग्राम दिख रहा है ना साफ, समझने की बहुत है। चलिए आप देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, आप लोग चेक करना, ऐसे देखते जाना, बताना है बच्चे को समझ में रखनी। वी नो दैट, ऐसा लिखते हैं वी नो दैट। देखिए मैं क्या बताऊँ, क्या आपको मालूम,
आपको मालूम है आर स्क्वायर मालूम है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो मालूम है कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना कैसे लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं और ये एक्चुअली दरअसल ये ऐसा लिखा होगा बेटा, मालूम है आपको, ऐसा लिखा होगा इक्वल टू लिखा हुआ है वेक्टर ए मॉड ए का स्क्वायर लिखा है प्लस लिखा हुआ है मॉड बी का स्क्वायर, समझ गए, प्लस लिखा हुआ है 2 उसके बाद मॉड ए माइनस मॉड ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। आप इसे कितने बच्चों को समझ में आता है कि दोनों स्टेप एक्चुअली एक ही स्टेप है ना, समझ गए। तो उसी तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली, बहुत ध्यान से देखना सब बच्चों लोग को, बहुत ध्यान से लिखना है, सिमिलरली सिमिलरली मॉड आर डैश का स्क्वायर मॉड आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड माइनस बी का स्क्वायर ना बेटा, क्योंकि जो आप कह रहे हो ना आर डैश तो दरअसल वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर माइनस बी जो है उनका सम है ना, जिसको आप लोग आर डैश इक्वल टू ए माइनस बी लिखते हो ना भाई, वो ऐसा भी करेंगे। सर किसी का मॉड माइनस नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाता है, हाँ मॉड तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। देखो आप ऐसे कह सकते हो कि आर डैश ना वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का सम है ना, नहीं ऐसा कोई बात, ये जो आर डैश है इसको दो तरीके से बोला जा सकता है। आर डैश इज द डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सुना आपने ठीक से, आर डैश इज द डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन अदर वर्ड्स आर डैश इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। आती बात समझ में, हाँ ध्यान रखते हैं। तो अपन ने इसको ऐसे लिखा भी, तो उसके बाद लिखा ये 2, ठीक है, उसके बाद ये हो गया मॉड ए, ठीक है, उसके बाद हो गया मॉड माइनस बी, समझ गए, याद है तो कमाल, याद ये होगा cos 180 माइनस थीटा, ऐसा होगा, कितना होगा 180 माइनस, बताओ क्यों, क्योंकि वहां पर डायग्राम 180 डिग्री, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है ना, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल जो है ना वो 180 माइनस थीटा है ना बेटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है, थीटा, समझे कि नहीं, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, तो यहां पे थीटा के प्लेस पे हमको कितना लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, समझते हैं। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो ये कैसे होगा, और अब हमने क्या किया, इसका मॉड को हटा दिया, तो देखिए क्या होगा, और आप लिख सकते हो आर डैश स्क्वायर और आर डैश स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर, मॉडुलस पॉजिटिव होते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, हो जाएगा 2, फिर मॉड ए मतलब ए, मॉड बी मतलब मॉड माइनस बी मतलब बी, लेकिन ये तो है आपके पास cos 180 माइनस थीटा है, समझे। और उसके बाद मालूम क्या होता है, हम लिखते हैं नाउ पुट cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू है माइनस cos थीटा, ठीक है, तो अपन इसको पुट करेंगे, हो गया सबका। तो अपन क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका ऐसा हो जाएगा आर डैश स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस cos थीटा, क्या बोलते हैं, तो इसका फाइनल स्टेप क्या मिल जाएगा, देयरफॉर वी गेट आर डैश स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा ना बेटा, ऐसा लिखो, इसको घबराओ मत, लिखो, ठीक है, बाद में ये रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा देंगे, ठीक है, कि अगर कभी तुमको
समय मिला, वैसे तो मिलेगा नहीं तुमको समय ना, मिलेगा कहाँ मिलेगा, बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं ना, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, घर का काम भी करना है, इंस्टा को भी मेंटेन करना है, हैं? नहीं सोशल मीडिया मेंटेन करना है कि नहीं करना है। अच्छा आइजैक बोलता नहीं करना है, बेचारे को मोबाइल ही नहीं मिलता है दिल में अरमान है कि मिल जाए लेकिन मिल नहीं रहा है ना। पेरेंट्स बोले नहीं पहले पढ़ाई करो फिर बाद में मिलेगा। हो गया हो गया। हाँ लिख लिया तुमने? हाँ सर। चल आगे देखो। r is equal to a square plus b square minus 2b cos theta, करेक्ट है? अब देखो ध्यान से, अब हम लोग करते हैं डायरेक्शन के बारे में, तो वो भी करते हैं, बता दूं मैं इसको? हाँ सर। ओके देखो डायरेक्शन ऑफ r dash, थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, चलेगा ना? 5 मिनट बाद बस 5 मिनट। तो आप देख सकते हैं फिर से स्टार्ट किया अपने वी नो दैट, अगर आपको याद हो ये वाला फॉर्मूला ना, tan अल्फा इज इक्वल टू होता था b sin थीटा और और a a plus b cos थीटा ना, a plus b cos थीटा होता था, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a plus b cos थीटा ना, राइट। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग और tan अल्फा ये हो जाएगा आपका ऐसा जगह mod b होगा कि नहीं होगा sin थीटा डिवाइडेड बाय mod a प्लस mod b cos थीटा ना। देखो ध्यान से चलो, सही है? तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे अपन? सिमिलरली tan बीटा सिमिलरली tan बीटा कितना होगा मैं बताऊं? इसका हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी ले लेना, तो ये ऐसा होगा mod माइनस बी, पूरा होगा कि और साइन। अच्छा देखो जब हम लोग डिफरेंस लेंगे ना तो b के प्लेस में माइनस बी लेना पड़ेगा और थीटा के प्लेस में 180 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, क्या बोलते हो? साइन 180 माइनस थीटा लेंगे आप, ठीक है? उसके बाद देखो आपने mod a प्लस mod माइनस b, ठीक है? हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है? अब इसको अपन क्या मॉडल्स फॉर्म हटा दिया, लिखेंगे और tan बीटा इज इक्वल टू ये हो गया आपका b sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा हो गया a प्लस मॉड तो पॉजिटिव होता है ना, तो जगह cos 180 माइनस थीटा, समझे कि ऐसा हो जाएगा, करेक्ट है? आगे देखो इसको बता दो आगे करा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको पता चलेगा या आपको मालूम है कि ना sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है, ठीक है? ऐसे पुट, लेकिन cos 180 माइनस थीटा जो होता है ना इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। शायद कुछ लोगों ने अपनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो, और जो नहीं पढ़ी कम से कम तो याद कर ही सकते हैं, हो गया सर। ठीक है? तो हमको मिलेगा सो आप लिखोगे भैया सो ऑन, तो आप लिखोगे tan बीटा इक्वल टू b sin ये हो गया b sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा प्लस b जो है माइनस cos cos
ये समझे? माइनस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको फाइनली? मिलेगा और लास्ट स्टेप tan बीटा इज इक्वल टू होगा b sin थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा। ऐसा होगा, करेगा? हाँ। चलो इतना लिख लो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।